आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री की सबसे दिलचस्प इकोनॉमिक कहानियों में से एक में गोता लगाने वाले हैं। ये कोई ऐसी वैसी कहानी नहीं है, बल्कि पूरे 5000 सालों के उतार चढ़ाव और एक जबरदस्त ऐतिहासिक कमबैक की दास्तान है। तो चलिए बिना किसी देरी के समझते हैं कि कैसे ये देश वापस एक ग्लोबल इकोनॉमिक पावर हाउस के रूप में उभर रहा है। ठीक है, तो इस सफर को हम 5 हिस्सों में बांटकर देखेंगे। पहला, एक आर्थिक महाशक्ति का उदय। दूसरा, साम्राज्य से स्वतंत्रता तक का सफर। तीसरा, 1991 का वो बड़ा उदारीकरण बदलाव। चौथा, आधुनिक विकास के इंजन। और आखिर में पांचवा, आगे की राह। शुरुआत करते हैं भाग 1 से, एक आर्थिक महाशक्ति का उदय। किसी भी चीज से पहले इस इकोनॉमी के आज के विशाल आकार को समझना बहुत ही जरूरी है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 3.94 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर। ये भारत की मौजूदा नॉमिनल जीडीपी है, जो इसे दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की कुर्सी पर मजबूती से बैठाती है। और अगर हम परचेजिंग पावर पैरिटी यानी पीपीपी के हिसाब से देखें, तो ये आंकड़ा छलांग लगाकर 12.51 ट्रिलियन डॉलर पर पहुंच जाता है, जिससे ये सीधे दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाती है। कमाल है ना? और इस विशाल अर्थव्यवस्था की असली ताकत क्या है? 1.42 बिलियन लोग। सोचिए, ये सिर्फ एक आबादी का आंकड़ा नहीं है, ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट है। एक इतना बड़ा घरेलू बाजार जो ग्लोबल मंदी के झटकों के बीच भी इकोनॉमी को एक सुरक्षा कवच देता है और ग्रोथ को रुकने नहीं देता। अब आगे बढ़ते हैं भाग 2 पर, साम्राज्य से स्वतंत्रता तक। देखिए, आज की इस ग्रोथ को सिर्फ एक नई घटना मानना एक बहुत बड़ी भूल होगी। असल में ये अपने पुराने ऐतिहासिक मुकाम पर वापस लौटने की प्रक्रिया है। अगर हम इतिहास के पन्ने पलटें, तो 2800 ईसा पूर्व की सिंधु घाटी सभ्यता के उन्नत व्यापार से लेकर 17वीं सदी में मुगल काल के चरम तक ये एक क्षेत्र एक इंडस्ट्रियल पावर हाउस था। आपको जानकर शायद हैरानी हो कि उस दौर में ग्लोबल जीडीपी का लगभग 1/4 हिस्सा अकेले यहीं से आता था। लेकिन 1757 में ब्रिटिश उपनिवेशीकरण शुरू हुआ और तस्वीर पूरी तरह से बदल गई। और ये बात बहुत ही सटीक ढंग से दर्शाती है कि कॉलोनियल रूल ने अर्थव्यवस्था को किस हद तक खोखला किया। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के ये शब्द उस भारी विऔद्योगीकरण यानी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की कड़वी सच्चाई बयां करते हैं, जिसने दुनिया की सबसे अमीर अर्थव्यवस्थाओं में से एक को दुनिया के सबसे गरीब देशों की कतार में लाकर खड़ा कर दिया था। तो चलिए आते हैं भाग 3 पर, 1991 का उदारीकरण बदलाव। 1947 में आज़ादी तो मिल गई, लेकिन देश को सच में शून्य से शुरुआत करनी थी, और शुरुआती दशकों की नीतियां काफी संघर्ष भरी रहीं। आज़ादी के बाद एक सिस्टम बना जिससे हम लाइसेंस राज कहते हैं। इरादा तो देश को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाने का था, लेकिन नतीजा क्या हुआ? लाल फीताशाही। ये एक ऐसा ब्यूरोक्रेटिक जाल था जहां बिजनेस का कोई भी छोटा बड़ा फैसला लेने के लिए सरकार की परमिशन लेनी पड़ती थी। इस सिस्टम की हताशा को आप 1969 के इस बयान से महसूस कर सकते हैं। उद्योगपति जेआरडी टाटा के ये शब्द साफ बताते हैं कि उस दौर में बिजनेस लीडर्स कितने मजबूर थे। इनोवेशन हो या एक्सपेंशन, सब कुछ सरकारी फाइलों के ढेर में दब कर रह गया था। लेकिन फिर आया 1991 का वो टर्निंग पॉइंट। उस वक्त भुगतान संतुलन यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट के एक बहुत बड़े संकट ने देश को एक मैसिव इकोनॉमिक रीबूट करने पर मजबूर कर दिया। और ये रीबूट बेहद सफल रहा। पुरानी पाबंदियां हटीं, बाजार खुले, विदेशी निवेश के रास्ते बने और अर्थव्यवस्था ने दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाना शुरू कर दिया। और यहीं से कहानी पहुंचती है भाग 4 पर, आधुनिक विकास के इंजन। लिबरलाइजेशन के बाद से ग्रोथ ने जो रफ्तार पकड़ी है, उसके पीछे मुख्य रूप से 3 बड़े पिलर्स हैं। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है जो उस पुराने मिथक को पूरी तरह से तोड़ देती है कि भारत सिर्फ एक कृषि प्रधान देश है। आज की सच्चाई ये है कि सर्विस सेक्टर अकेले जीडीपी का लगभग 55% हिस्सा कवर करता है, जबकि कृषि का हिस्सा सिर्फ 18% के आसपास है। यानी अर्थव्यवस्था की असली स्टीयरिंग व्हील अब सर्विस सेक्टर के हाथों में है। पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि खेती का महत्व कम हो गया है। जीडीपी में शेयर भले ही कम हो, लेकिन इसका स्केल आज भी बहुत विशाल है। ये सेक्टर देश के 45.5% वर्कफोर्स की रीढ़ है। दुनिया में दूध और जूट का सबसे बड़ा उत्पादक, करोड़ों मवेशी और तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक, खेती आज भी करोड़ों लोगों के जीवन यापन का सबसे अहम जरिया है। अब जब बात मैन्युफैक्चरिंग की आती है, तो भारत का फार्मास्यूटिकल सेक्टर सच में एक ग्लोबल लेवल पे चमकता है। इसे दुनिया का दवाखाना कहा जाता है।
जरा सोचिए, दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाले 60% से ज्यादा टीके और 20% जेनेरिक दवाएं यहीं से बनकर जाती हैं। शायद आपके घर के मेडिसिन बॉक्स में भी कोई दवा यहीं की हो। ये सिर्फ बिजनेस नहीं है, ये ग्लोबल हेल्थ पर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। और टैक्स सेक्टर की तो बात ही अलग है। एक समय था जब लोग इससे सिर्फ कॉल सेंटर से जोड़ते थे, लेकिन आज ये एडवांस्ड प्रोडक्ट इंजीनियरिंग और R&D का हब बन चुका है। पूरी दुनिया के 20% सेमीकंडक्टर डिजाइनर, 43 लाख से ज्यादा सॉफ्टवेयर इंजीनियर और दुनिया के आधे से ज्यादा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स इसी देश में हैं। ये सच में एक गेम चेंजर है। तो इन सब के बाद अब हम अपने आखिरी हिस्से भाग 5 पर आते हैं, आगे की राह। भविष्य की ओर देखते हुए हमें ये समझना होगा कि आगे कौन से नए मौके हैं और कौन सी पुरानी चुनौतियां अब भी खड़ी हैं। भविष्य की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक है 2026 का भारत और यूरोपीय संघ के बीच होने वाला फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसे सभी समझौतों की जननी भी कहा जा रहा है, जिसका उद्देश्य 90% से ज्यादा सामानों पर टैरिफ कम करना है। जाहिर है, घरेलू राजनीति में इसके फायदों और नुकसानों को लेकर काफी बहस भी हुई है, जो कि स्वाभाविक है। लेकिन आर्थिक नजरिए से देखा जाए तो ये एक बेहद अहम कदम है। इसके साथ ही जमीन पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर बूम देखने को मिल रहा है, वो वाकई शानदार है। 2014 के बाद से हवाई अड्डों की संख्या दोगुनी हो गई है। 45,000 किलोमीटर से ज्यादा नए मल्टीलेन हाईवे बन चुके हैं और नई वंदे भारत ट्रेनों के साथ रेलवे का पूरी तरह से कायापलट हो रहा है। ये भारी इन्वेस्टमेंट सीधे तौर पर देश की लॉजिस्टिक्स और ग्लोबल कनेक्टिविटी को एक नई रफ्तार दे रहा है। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि इस पूरी तस्वीर के दो बिल्कुल अलग-अलग पहलू हैं। एक तरफ हम देखते हैं 6.5% की शानदार अनुमानित ग्रोथ और अरबपतियों की एक लंबी लिस्ट, लेकिन वहीं दूसरी तरफ 4.9% की बेरोजगारी, एक विशाल अनौपचारिक अर्थव्यवस्था और कृषि क्षेत्र की बुनियादी परेशानियां जैसी कठोर सच्चाइयां भी हमारे सामने हैं। ग्रोथ भले ही शानदार हो, लेकिन रोजगार पैदा करना आज भी सबसे बड़ी जरूरत है। और इसी के साथ हम एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल पर आकर रुकते हैं। एक तरफ जहां भारी डिजिटल और इंफ्रास्ट्रक्चरल बूम है, वहीं दूसरी तरफ रोजगार से जुड़ी बुनियादी चुनौतियां हैं। तो जब भारत पूरी तरह से दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की गद्दी पर बैठ जाएगा, तो जमीनी स्तर पर वो असल में कैसा दिखेगा? ये ऐतिहासिक कमबैक स्टोरी आगे क्या मोड़ लेगी? खैर, ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचने पर मजबूर कर देता है। आज के इस गहरे विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।